ये कहानी है 18वीं सदी। फ्रांस की उस वक्त राजाओं का राज चलता था और उनकी मर्जी ही देश का कानून हुआ करती थी। इस वक्त गरीब और लाचार लोगों पर बेहद ज्यादा अत्याचार किया जाता था। इसी वक्त में हमें एक जेल दिखाई जाती है जहां कैदियों पे बेहद ज्यादा जुल्म किया जाता था। उन्हीं कैदियों में से एक था जीन, जिसका केवल इतना सा गुनाह था कि उसने अपने साथ मौजूद एक भूखे बच्चे का पेट भरने के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा चुराया था। उसी जेल में एक जेलर मौजूद था जो जीन से बेहद ज्यादा नफरत किया करता था। जीन के शरीर में बाकी कैदियों से थोड़ी ज्यादा शक्ति थी और वो जेलर जानबूझकर जीन को परेशान करने के लिए उससे फालतू के काम कराया करता था। मगर आज का दिन जीन के लिए थोड़ा अच्छा था, क्योंकि आज उसे जेल से रिहाई मिलने वाली थी। मगर उस रिहाई की कुछ शर्तें थीं। उसे हर महीने वापस जेल आकर हाजिरी लगानी थी। अब जेल से बाहर आने के बाद जीन को गुजारा करने के लिए काम की जरूरत थी, मगर उसके जेल के कागजात देखकर उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। एक रात तो जीन को कई लोगों से मार भी खानी पड़ी और इतना सब कुछ सहकर जीन एक चर्च के बाहर जाकर सो गया। मगर रात के वक्त वहां चर्च का फादर आया और जीन को चर्च के अंदर लेकर गया। उसे खाने को बेहद अच्छा खाना दिया और सोने की जगह भी दी। मगर रात के वक्त जीन ने चर्च में रखे चांदी के बर्तनों को देखा और उसके मन में लालच आ गया। उसने कुछ बड़े बर्तनों को एक साथ किया और चोरी करके उसी रात वहां से गायब हो गया। मगर अगली सुबह वो पुलिस वालों के हाथों पकड़ा गया और पुलिस वाले उसे घसीटकर चर्च लेकर आ गए। मगर चर्च के फादर ने उन पुलिस वालों से कहा कि ये चांदी के बर्तन उसने खुद ही जीन को दिए हैं। साथ ही साथ उस फादर ने चांदी की कुछ और चीजें उसे दी। ये देखकर पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। मगर चर्च के फादर ने जीन से कहा कि इन बर्तनों को उसे अपनी जिंदगी बदलने में इस्तेमाल करना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये बातें जीन के दिल पे लग गईं और उसने ये शहर छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। उसने जेल के कागजात भी फाड़ दिए और कहीं गायब हो गया। अब 8 साल गुजर चुके थे और फ्रांस के लोगों में खुद पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए बगावत की आग फैल चुकी थी। लोगों ने राजा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। अब हम एक कपड़े की फैक्ट्री देखते हैं जहां कुछ औरतें काम कर रही थीं। इसी फैक्ट्री में एक सुंदर महिला काम किया करती थी जिसका नाम फैंटी था। उस फैक्ट्री की देखभाल करने वाले आदमी की बुरी नजर थी फैंटी पर। फैंटी की अब तक शादी नहीं हुई थी, मगर उसकी एक बेटी थी। फैंटी को किसी आदमी ने शादी का वादा करके बेसहारा छोड़ दिया था और अब वो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर थी। मगर उसके सुंदर चेहरे से वहां एक औरत बेहद चिढ़ा करती थी जो अक्सर उसके लिए परेशानियां खड़ी करती थी। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था और सभी औरतें आपस में झगड़ रही थीं। तभी हम देखते हैं ये फैक्ट्री और किसी की नहीं बल्कि जीन की ही होती है, जिसने उन चांदी के बर्तनों को बेचकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की होती है। जीन अब इस टाउन का मेयर भी बन चुका होता है। जीन उन औरतों को आपस में झगड़ने से रोकता है। तभी उसकी नजर ऊपर पड़ती है जहां उसे कई साल बाद वही जेलर मिलने आया होता है जो उससे एक समय पर नफरत किया करता था। जीन अपने आदमी को उन औरतों को समझाने को कहता है और उस जेलर से मिलने चला जाता है। जीन का आदमी फैंटी से बदतमीजी करने लगता है, जिस पर फैंटी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। इस बात पे वो आदमी फैंटी को काम से निकाल देता है। अब हम देखते हैं कि उस जेलर को इसी शहर में पुलिस के तौर पे भेजा गया था, मगर वो जेलर जीन को पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि इतने दिनों में जीन काफी हद तक बदल चुका था। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उन्हें किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। दोनों ने जाकर देखा, तब वहां एक आदमी बेहद भारी तांगे के नीचे फंसा हुआ था। अब खराब सिचुएशन को देखते हुए जीन ने उस तांगे को अपने कंधों पर उठाना लिया ताकि उस आदमी की जान बचाई जा सके। जीन उस आदमी को तो बचा लेता है, मगर ये देखकर जेलर, जिसका नाम जावर्ट था, वो बेहद हैरान हो जाता है। उसे पुराने जीन की याद आती है जो अपनी जेल से रिहाई की शर्तों को तोड़कर भाग गया था। मगर उस वक्त जावर्ट जीन से कुछ भी नहीं कहता क्योंकि अब जीन मेयर बन चुका था और उससे ऊंचे पद पर था। अब हम फैंटी को देखते हैं जो एक खराब एरिया में एक आदमी को अपना पुराना लॉकेट बेचने पहुंची हुई थी क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत बेहद खराब थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। मगर लॉकेट बेचने के बाद फैंटी वहां से वापस जा ही रही थी कि उसे एक बूढ़ी औरत ने रोककर उसके बाल के बदले कुछ पैसे ऑफर किए। फैंटी के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसे कुछ पैसों के बदले अपने बाल बेचने पड़ गए। कुछ देर बाद वहां कुछ औरतें आईं और उन औरतों ने फैंटी की मजबूरी को देखते हुए उसे भी अपनी तरह बनने को कन्विंस करना शुरू कर दिया। अब पैसों की बेहद ज्यादा मजबूरी के कारण फैंटी को अपना शरीर तक बेचना पड़ गया। अपनी इस हालत को देखकर वो बहुत रोई। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। फिर एक रात एक आदमी आया जिसने फैंटी के साथ बदतमीजी की। फैंटी को गुस्सा आ गया और उसने उस आदमी पर हमला कर दिया। मगर तभी वहां पुलिस आ गई और वो आदमी पुलिस वालों से झूठ कहने लगा कि इस औरत ने उस पर बिना किसी वजह हमला किया। जावेर फैंटी को गिरफ्तार करने ही वाला था कि वहां जीन आ जाता है और उसे कहता है कि इस औरत को अस्पताल की जरूरत है, ना कि जेल की। अब फैंटी अपनी इस हालात का जिम्मेदार जीन को बताती है क्योंकि उसकी फैक्ट्री से ही उसे काम से निकाला गया था और उसने इस बारे में कुछ भी नहीं किया।
और अब वो इस हालात में आ चुकी है। अब इस बात का जीन को बेहद बुरा लगता है और वह फैंटी का ख्याल रखने का फैसला करता है। जीन फैंटी को अपने साथ अस्पताल लेकर चला जाता है। अगले दिन जावेर आकर जीन से कहता है कि वह अपनी हरकत के लिए बेहद शर्मिंदा है, क्योंकि उसे शक था कि जीन ही वो कैदी है जो कुछ सालों पहले जेल की शर्तें तोड़कर भागा था, और जावेर ने इस चीज पर रिपोर्ट भी कर दिया था। मगर अब यह साबित हो चुका है कि जीन वो कैदी नहीं है, बल्कि वो कैदी तो अब भी उसी शहर में है और कुछ ही दिनों में पकड़ा जाएगा। अब जावेर के चले जाने के बाद जीन सोच में पड़ जाता है। अगर उसने सभी को सच बता दिया तो उसे जेल जाना पड़ेगा और उसके नीचे काम कर रहे कई सारे वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे, और अगर उसने अपना मुंह बंद रखा तो उसके जगह कोई बेकसूर इंसान जेल चला जाएगा और सजा कटेगी। अब किसी तरह हिम्मत करके जीन कोर्ट चला जाता है और सारी सच्चाई बता देता है कि असल में वह ही कैदी है जिसने जेल के नियम तोड़े थे और भाग निकला था। मगर उसकी बातों पर कोर्ट में कोई भी भरोसा नहीं करता और उसे कोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। वापस लौटकर जीन अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही फैंटी से मिलता है। फैंटी अपनी बेटी कोसेट को याद करती हुई पागल हो रही थी और थोड़ी ही देर बाद फैंटी ने अपनी आखिरी सांसें ली और गुजर गई। तभी वहां जावेर आ पहुंचा, जिसे अब यकीन हो चुका था कि वह पुराना कैदी जीन ही है। जावेर आज उसे जेल ले जाने नहीं बल्कि उसे खत्म करने आया था। जावेरत ने कई कोशिशें की जीन को खत्म करने की, मगर जीन फिर भी वहां से भाग निकला। अब ठंड का मौसम आ चुका था और जल्द ही क्रिसमस आने वाला था। अब कहानी हमें फैंटी की बेटी कॉसेट के पास लेकर जाती है, जो फिलहाल अपने अंकल और आंट के साथ रह रही थी। कॉसेट के अंकल और आंट अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो दोनों कॉसेट से सारे घर का काम कराया करते थे और कॉसेट की तबीयत भी खराब नहीं थी। उसके अंकल और आंट ने फैंटी से झूठ कहा था पैसों के लिए। उन दोनों की भी एक बेटी थी जिसका नाम एपोनी था। वो दोनों मिलकर एक बार चलाया करते थे, जहां आधी आधी रात तक शराबी नशे में पड़े रहते थे। साथ ही कॉसेट के अंकल और आंट मिलकर वहां आए शराबियों का सामान भी चुरा लिया करते थे। कॉसेट को आधी रात में उसकी आंट ने बाहर से लकड़ी इकट्ठा करके लाने को भेजा था। कॉसेट अकेली जंगल के बीच लकड़ी चुन रही थी, तभी वहां जीन आ पहुंचता। जीन ने कॉसेट को अपने साथ चलने के लिए मनाया और फिर उसे उसके घर लेकर गया, जहां जीन ने उन दोनों से कॉसेट को अपने साथ ले चलने की बात कही। शुरुआत में वो दोनों मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, मगर जैसे ही जीन ने उन्हें कुछ पैसे ऑफर किए, वो दोनों तुरंत मान गए। अब जीन कॉसेट को अपने साथ ले गया, मगर कॉसेट की आंट इतने कम पैसों में खुश नहीं थी। कुछ ही देर बाद वहां जावेरत भी पहुंच गया जीन की तलाश में, मगर तब तक जीन वहां से निकल चुका था। अब जीन पेरिस सिटी पहुंचता है, जहां पुलिस वाले सभी टैंगों को चेक कर रहे थे और जीन की तलाश में थे। अब मौका देखकर जीन कॉसेट के साथ वहां से भागने की कोशिश की, मगर जावेरत की नजर उस पर पड़ गई। जावेरत ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर भागने के बाद जीन जाकर एक जगह छुप गया और किसी तरह वो जावेरत से बच गया। अब जीन पास में ही मौजूद एक आदमी से जाकर मदद मांगता है। ये वही आदमी था जिसे जीन ने टैक्सी के नीचे दबकर मरने से बचाया था। वो आदमी जीन की मदद करता है वहां से सही सलामत गायब होने में। अब इसी तरह वो रात गुजर गई। अब कहानी हमें 9 साल आगे लेकर जाती है। इस वक्त फ्रांस के लोगों में बगावत की आग अब पीक पर पहुंच चुकी थी। वहीं एक बगावत कर रहे बड़े टीम के 2 लीडर थे, जिनका नाम मारियस और एडजोड्रस था। मारियस किसी अमीर घर का बेटा था, मगर इसके बावजूद वो बगावत का हिस्सा था। इस बात से उसके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब हम कॉसेट के अंकल और आंट की बेटी एपोनी को देखते हैं, जो अब बड़ी हो चुकी थी और मारियस को पसंद किया करती थी। अब हम देखते हैं मारियस की नजर जीन और कॉसेट पर पड़ती है, जो कई सालों बाद एक बार फिर इस शहर में आए हुए थे। मारियस और कॉसेट एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें पहली नजर में प्यार हो जाता है। कॉसेट के अंकल और आंट इतने सालों में पूरी तरह कंगाल हो चुके होते हैं और भिख मांगकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर जीन पर पड़ती है और वो दोनों जीन को पहचान लेते हैं। वो दोनों कॉसेट को जीन से वापस मांगने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है, जो क्रांतिकारियों को पकड़ने आई थी। मगर उन पुलिस वालों में जावेरत भी शामिल था। जीन सही मौका देखकर वहां से भाग निकलता है, मगर कॉसेट का अंकल जावेरत को सब कुछ बता देता है कि यही वो आदमी है जो कई साल पहले कॉसेट को उनके पास से लेकर गया था। अब जावेरत एक बार फिर जीन की तलाश में निकल जाता है। अब मारियस एपोनी से जाकर कॉसेट के बारे में पूछता है और उसे कॉसेट का घर पता करने को कहता है। अब एपोनी को इस बात का बुरा तो लगता है, मगर वो मारियस से बेहद प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। अब रात का वक्त हो चुका था। तभी खबर आई कि सभी क्रांतिकारियों के एक बुजुर्ग लीडर की मौत हो चुकी थी। ये खबर सुनकर सभी को बेहद बुरा लगा और सभी अपने आगे के प्लान में लग गए। मारियस अब भी एपोनी से कॉसेट के बारे में पूछ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कॉसेट भी मारियस को याद कर रही थी और इस आस में थी कि मारियस उसे ढूंढता हुआ जल्दी ही आ जाएगा। जीन ने कॉसेट को अपनी पहले की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा था, मगर कॉसेट उसे हर रोज इस बारे में पूछती थी। अब मारियस एपोनी के साथ कॉसेट को ढूंढने निकला हुआ था।
कुछ ही देर बाद वो दोनों कॉसेट के घर पहुंच जाते हैं। मारियस कॉसेट से जाकर बातें करता है और अपने प्यार का इजहार करता है, मगर थोड़ी ही देर में जीन वहां आ जाता है और कॉसेट वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं एपोनी का बाप उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है ताकि कॉसेट को वापस ले जा सके और जीन को जावेरत के हाथों पकड़वा सके, मगर एपोनी जोर से चिल्लाकर उन्हें खतरे का अंदाजा दे देती है। अब जीन और कॉसेट अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर गायब होने का फैसला करते हैं। जाते जाते कॉसेट एक नोट छोड़ जाती है जो एपोनी के हाथ लग जाता है। एपोनी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मारियस को बेहद प्यार किया करती थी। सभी क्रांतिकारी अगले दिन किसी भी हालत में आजादी पाने का फैसला करते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। इसी तरह रात गुजर जाती है। अब अगली सुबह सिपाहियों और क्रांतिकारियों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब सभी घरों के लोग अपने घर की खिड़की से फर्नीचर फेंकना शुरू कर देते हैं ताकि क्रांतिकारियों को सैनिकों की गोली से बचने में मदद मिल सके। अब हम देखते हैं जावेरत उन क्रांतिकारियों के बीच घुस जाता है और उनकी मदद करने का नाटक करता है। शाम हो जाती है और जावेरत उन सभी के पास लौट कर आता है और कहता है कि आज उन्हें कोई खतरा नहीं है, आज सैनिक हमला नहीं करेंगे। मगर एक बच्चा जावेरत को पहचान लेता है और जावेरत उन लोगों के हाथों पकड़ा जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहां सैनिक पहुंच जाते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसमें एक गोली एपोनी को भी लग जाती है। मृत्यु रूपी एपोनी कॉसेट का दिया हुआ आखिरी नोट मारियस को देकर जाती है। अब मारियस उसके जवाब में एक नोट लिखता है और एक बच्चे के हाथों भिजवा देता है, मगर वो नोट जीन के हाथ आ जाता है और जीन उसे पढ़ता है। उस नोट में मारियस ने कॉसेट को लिखा होता है कि वो आज मारा भी जा सकता है, वो केवल आखिरी बार उससे मिलना चाहता है। अब जीन कॉसेट के लिए मारियस को ढूंढकर लाने का फैसला करता है और क्रांतिकारियों के बीच सैनिकों के कपड़े पहनकर आ जाता है। शुरुआत में उस पर कोई भरोसा नहीं करता, मगर वो बच्चा जीन को पहचान लेता है। अब वहां पहुंचकर जीन देखता है कि जावेरत उन लोगों के पास बंधा पड़ा हुआ है। जीन जावेरत को पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर जाता है। जावेरत को लगता है कि जीन उसे मार डालेगा, मगर जीन उसकी रस्सी खोल देता है और उसे वहां से भाग जाने को कहता है। ये देखकर जावेरत बड़ा ही हैरान होता है कि जीन आखिर उसे जाने क्यों दे रहा है। जीन वहां एक गोली भी चला देता है ताकि बाकियों को लगे कि उसने जावेरत को मार डाला। अब रात का वक्त हो चुका था और सैनिक उन पर कभी भी हमला कर सकते थे, मगर पूरी रात गुजर गई, सैनिकों ने कोई हमला नहीं किया। सुबह होते ही उन सैनिकों ने बच्चे पर गोली चला दी और उसे मार दिया, जिससे सभी को गुस्सा आया और एक भयानक लड़ाई की शुरुआत हुई जिसमें मारियस भी घायल हो गया। जीन ने किसी तरह मारियस को कंधे पर उठाया और एक घर के अंदर ले गया। एक एक कर सभी मारे गए, हर तरफ खून नजर आने लगा। अब जावेरत को अपने किए का बुरा लगने लगा। जीन अब सीवर के रास्ते किसी तरह मारियस को बचाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां जावेरत पहुंच जाता है। जीन उसे कहता है कि अगर वो किसी तरह मारियस को अस्पताल पहुंचा देता है तो वो खुद ब खुद उसके पास वापस आ जाएगा। अब जावेरत को ये सब देखकर बेहद पछतावा होता है और वो अपनी बंदूक फेंक कर खाई में कूदकर अपनी जान दे देता है। मारियस की जान किसी तरह बच जाती है। सड़कों पर औरतें बाहर रहा खून साफ कर रही होती हैं। सभी क्रांतिकारियों में मारियस अकेला जिंदा बचता है। अब मारियस और कॉसेट शादी कर लेते हैं और जीन चर्च में अकेला बैठा अपनी आखिरी सांसें गिनता है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।